guys, hi, this is Abhishek Singh and we are doing revision summary of mathematical. And in this video, we will discuss line integral, surface integral and volume integral in different coordinate systems. And this is the third video for vector algebra. Without wasting much time, let's get started. Okay, so we will start with line integral in Cartesian coordinate system. So what is line integral? Line integral, as it is the revision summary of mathematical physics, so I will not go into detail theory, but I will start with an example. So in this example, what we are going to discuss is we have a vector A x y x cap plus 2yz y cap plus similarly the third term is 3zx z cap. So we have a vector in Cartesian coordinate system and we are given a line. We are given with a line. Let me draw the line first. Okay. और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया x, y एंड z. हमें एक लाइन गिवन है, मैं उसे डिफरेंट मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ. वो लाइन हमारे पास ये रही. हमें एक पॉइंट गिवन है 2,0 and this point is 0,2. तो इसका नाम है पॉइंट A, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट B, और हमसे पूछा है इंटीग्रल A टू B A डॉट dl. ये हमें फाइंड करना है. इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल. ओके, तो ये A वेक्टर का लाइन इंटीग्रल है अलोंग द कर्व AB फ्रॉम पॉइंट A टू B. क्वेश्चन आपको ये भी गिवन होगा अलोंग द कर्व AB, क्योंकि A टू B तो इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं. लाइक अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं ऐसे पाथ से भी जा सकता हूँ रैंडमली. ओके, तो और इसके अलावा मैं कुछ और पाथ भी चूज कर सकता हूँ. लेट से मैं कुछ ऐसे पाथ से भी जा सकता हूँ. तो इनफाइनाइट पाथ है A टू B जाने के लिए, बट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस पाथ से आपको जाना है. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोगों को ये स्ट्रेट लाइन पाथ AB से जाना है A टू B. तो आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है इस वेक्टर A का. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि dl वेक्टर जो होता है इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज dx x कैप. गलती से r नहीं है, तो वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप. ओके, तो ये हमारे पास इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl वेक्टर है. एंड अगर मैं यहाँ बात करूं ये AB लाइन की, सो इस AB लाइन जो है ये YZ प्लेन में है. ठीक है, ये YZ प्लेन में है. YZ प्लेन में x तो हमेशा 0 होता है. ठीक है, x हमेशा 0 होता है, तो dx भी 0 हो जाएगा. x 0 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ इस केस के लिए dy y कैप प्लस dz z कैप. ठीक है, इस केस में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. अब अगर मैं a डॉट dl करता हूँ, ये आपके पास ये रहा, dl आपके पास ये रहा, तो a डॉट dl में कर सकता हूँ. सो मैं यहाँ पे a डॉट dl की वैल्यू लिखता हूँ करने पे. तो इसमें हमारे पास y कैप और z कैप है, y कैप और z कैप है, तो हमारे पास आ जाएगा 2yz dy प्लस 3zx dz. ये हमारे पास a डॉट dl आ गया. बट हम लोगों को पता है कि जो हमारा लाइन है AB वो yz प्लेन में है, इसका मतलब x तो हमेशा 0 होगा उस प्लेन में. x अगर 0 है ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा. तो a डॉट dl जो है हमारे पास सिंपली 2yz dy के इक्वल आ जाएगा. ओके, तो आपने a डॉट dl कैलकुलेट कर लिया. जस्ट अब आपको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करना है a. बट हमारे पास वेरिएबल तो dy है एंड यहाँ हमारे पास z भी एक एक्स्ट्रा टर्म है. तो मैं z को मुझे y से रिप्लेस करना होगा. वो रिप्लेस मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे इस लाइन AB की इक्वेशन पता होनी चाहिए. लाइन AB की इक्वेशन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 2 पॉइंट फॉर्म से. यहाँ मुझे एक पॉइंट गिवन है, यहाँ मुझे एक पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म मेथड लगा के मैं इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ. मैं वो कैलकुलेट करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. तो इससे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी z माइनस
मुझे देखना पड़ेगा z माइनस 0, तो z माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 और 0 माइनस 2, ये स्लोप हो जाएगा टाइम्स यहाँ आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2। ओके, तो इससे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ y माइनस 2। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2। ये हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, जिस लाइन के अलावा हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो मैं z को रिप्लेस कर सकता हूँ इस क्वांटिटी। अब हमारे पास a डॉट dl कितना आ जाएगा, ये स्लाइड से देखते हैं पहले। a डॉट dl हमारे पास है 2yz dy। यहाँ आप देख सकते हैं 2yz dy, a डॉट dl की वैल्यू है 2yz dy। तो 2yz की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स dy। ये मैंने कहां से लिखा, ये मैंने यहां से लिखा। a डॉट dl मेरे पास है और मुझे जस्ट इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू b। a डॉट dl, a डॉट dl, बट a टू b। a पे y की वैल्यू कितनी है, a पे y की वैल्यू 2 है एंड b पे y की वैल्यू कितनी है 0। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस डायग्राम से, यहाँ a पॉइंट पे y की वैल्यू 2 है और b पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, तो 2 टू 0 इंटीग्रेट हो जाएगा। 2 टू 0 इंटीग्रेट हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 2 टू 0 एंड a डॉट dl हमने देख लिया यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y बाय। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास माइनस वाई क्यूब बाय 3 प्लस 2 वाई स्क्वायर बाय 2 और लिमिट आ जाएगी मेरे पास 2 टू 0। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये लिमिट आपको पुट करना आता ही है, ये लिमिट अगर आप पुट कर देंगे तो आपको इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो बस आपको मुझे यहाँ पे तरीका सिखाना था कि क्वेश्चन कैसे गिवन होगा। एक लाइन गिवन होगा या लाइन की जगह कोई कर्व भी गिवन हो सकता है, बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए उस लाइन की। यहाँ पे लाइन था तो मैंने इक्वेशन खुद कैलकुलेट किया, ये इक्वेशन। बट अगर कर्व होगा तो आपको या तो कर्व का इक्वेशन गिवन होगा या फिर इतना डेटा गिवन होगा कि आप कर्व का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और a डॉट dl हमने कैलकुलेट किया और उसे इंटीग्रेट कर दिया गिवन पाथ के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल गिवन है किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेट्स से हमारे पास अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हमें ए वेक्टर गिवन है इस बार स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा r कैप, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस सेकेंड टर्म जो है मेरे पास वो माइनस का है r cos थीटा sin थीटा थीटा कैप, प्लस जो थर्ड टर्म हमारे पास है 3r पाई कैप। तो लेट से हमारे पास ये तीन इसके टर्म्स गिवन है जो कि r कैप फाई कैप और थीटा कैप को दिखा रहे हैं। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग r कैप थीटा कैप एंड फाई कैप को देख के भी गैस कर सकते हैं। तो हमें इसमें पाथ गिवन है कि किस पाथ के अलावा हमें निकालना है। सारी कहानी क्वेश्चन में ही गिवन होती है, हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस ये मेथड पता होना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो आपका पाथ कुछ ऐसा है, ये पाथ ऐसे, अगेन उसके बाद आपका पाथ ऐसे है, फाइनल आपका पाथ ऐसे है। ठीक है, ये इसी लाइन के ऊपर है, तो ये आपका क्लोज पाथ है एंड क्लोज पाथ के इंटीग्रेशन को दिखाते हैं क्लोज लूप लगा के। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, इसका मतलब पूरा इंटीग्रेट करना है आपको तीनों पार्ट्स को। ओके, सो लेट से मैं इसे बोल देता हूँ फर्स्ट पार्ट, इसे बोल देता हूँ सेकंड पार्ट, इसे बोल देता हूँ थर्ड पार्ट। ये तीनों पार्ट का इंटीग्रेशन करना है क्लोज लाइन इंटीग्रल का मतलब ऑफ ए डॉट डीएल। ये आपको गिवन है डॉट डीएल, ये आपको कैलकुलेट करना है। एंड हमें पता है कि जो डीएल होता है हमारे पास वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएल वेक्टर क्या होता है, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमने लेक्चर 1 में देखा था, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r sin थीटा d फाई फाई कैप। ये हमारे पास डीएल वेक्टर होता था इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट मैं आपको बता दूं कि लाइन 1 जो है, लाइन 1 ये रहा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है,
मुझे 3 बार इंटीग्रेट करना होगा, इस लाइन के अलोंग, सेकंड के अलोंग, फिर थर्ड के अलोंग, ठीक है। ये जो लाइन 1 है, इस लाइन में आप देख सकते हैं कि ये x था, ये y है, ये z है। ये जो प्लेन है ना, इस पूरे प्लेन में हमारे पास थीटा जो होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में थीटा की वैल्यू हमेशा π/2 होती है। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलता है। एंड जो लाइन 1 है, अब लाइन 1 की बात कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कैलकुलेशन, लाइन 1 की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन 1 है, इसमें आप देख सकते हैं कि फाई की वैल्यू 0 है, because phi is the angle from x-axis, but x-axis itself has angle 0 with itself, तो angle 0 हो जाएगा, phi 0 हो गया। एंड r वेरी कर रहा है 0 टू ये कोई वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो लेट्स से ये वैल्यू आपको गिवन है कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R ये वेरी कर रहा है, ठीक है। सो इस कैपिटल R की जगह हम कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। इस कैपिटल R की जगह मैं कहता हूँ आपको गिवन है ये 2, ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 वेरी कर रहा है, ये भी 2 हो जाएगा। तो R हमारा वेरी कर रहा है 0 टू 2, 0 टू 2, लाइन 1 क्या लो। एंड हमारा जो थीटा है वो तो हमने बताई दिया, हमेशा π/2 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डीएल वेक्टर की बात करूँ इस लाइन के, तो आप देख सकते हैं कि जो डीएल वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, फाई तो 0 है तो डी फाई 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म। और थीटा मेरा कांस्टेंट है तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा, डी थीटा 0 हो जाएगा अगर थीटा कांस्टेंट है तो। सिर्फ मेरे पास ये टर्म बच गया, तो डीएल वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डी आर कैप। तो हमें डीएल वेक्टर पता है अब, सो मैं ए डॉट डीएल इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगा, ठीक है। बाकी टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो मेरे पास टर्म आ जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा डी आर। मेरे पास ए डॉट डीएल आ जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा डी आर। बट हमें पता है कि आर की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, बट थीटा की वैल्यू हमें पता है कि पूरे प्लेन में π/2 है, बट कॉस स्क्वायर ऑफ π/2 क्या होता है, 0 होता है। सो ये तो 0 हो गया, तो हमें जो पाथ 1 है उसके अलावा तो कैलकुलेट ही नहीं करना है, इसमें ए डॉट डीएल ही 0 आ गया। क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना होता है π/2 एंड कॉस ऑफ π/2 इज 0। तो अब नेक्स्ट पाथ को देखते हैं जो कि है पाथ 2, ठीक है। तो मैंने सर्कल में 2 लिखा है, वो पाथ 2 है। ये कर्व्ड पाथ है, इस पूरे पाथ में रेडियस तो कांस्टेंट ही है, रेडियस r इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, बस आपके पास वेरी क्या कर रहा है, आपका फाई वेरी कर रहा है, वो भी 0 टू π/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फाई जो है वो 0 होगा, और यहाँ पे आपका फाई जो है, तो मैं आगे बना देता हूँ, यहाँ पे जो आपका फाई है वो π/2 होगा। आपका फाई 0 टू π/2 वेरी कर रहा है, और r कांस्टेंट है, एंड थीटा तो हमेशा कांस्टेंट है इस प्रॉब्लम में। तो सेकंड के लिए आप देखेंगे कि आपका जो डीएल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको आर कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट है ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ थर्ड टर्म बच गया आर साइन थीटा डी, ठीक है। तो डीएल आपका हो जाएगा आर साइन थीटा डी, ओके। ये आपका डीएल हो गया इन डायरेक्शन। बट मैंने आपको बताया साइन थीटा 90 डिग्री है, सॉरी थीटा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास आर डी फाई फाई कैप, एंड अगेन आर भी कांस्टेंट है इस कर्व के लिए, कर्व 2 के लिए, और वो है 2, आर की वैल्यू 2 है, डी फाई फाई कैप, ये हमारे पास बन के आ जाएगा डीएल वेक्टर। तो अगर आपके पास डीएल वेक्टर बन के आ गया है तो आप ए डॉट डीएल कैलकुलेट कर सकते हैं। ए डॉट डीएल, डीएल तो आपके पास फाई कैप में है, तो आप ए वेक्टर को दोबारा देख लें, ए इज 3r, अगेन 3r, तो मैं लिख देता हूँ 3r टाइम्स 2 फाई 2 डी फाई, बट r is 2, अगेन r is constant, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 डी फाई, आप देख सकते हैं आपके पास हो जाएगा 12 डी फाई, तो ये आपके पास आ गया a डॉट डी। हमें इंटीग्रेट करना है a डॉट डीएल को, और ये इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से आएगा, फाई हमारा वेरी कर रहा है 0 टू π/2 डॉट डीएल, तो 12 डी फाई इंटीग्रल 0 टू π/2, तो आप देखेंगे 6 पाई आ जाएगा कैलकुलेट करने से। और जो थर्ड जो चीज है, थर्ड लाइन जो है आप देखेंगे ये लाइन,
इस लाइन को अगेन मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। जैसे वन लाइन को कैलकुलेट किया वैसे थर्ड को कैलकुलेट करना है, ये भी जीरो आ जाएगा, इसलिए मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि आपका फाई कांस्टेंट है थर्ड लाइन के लिए, जो कि पाई बाय 2 है। थीटा तो हमेशा पाई बाय 2 रहेगा ही, ये रहा। एंड यहाँ पे आर आपका 2 से लेके तक वेरी कर रहा है, क्योंकि एरो कुछ ऐसा है। तो ये चीजें आप यूज करेंगे तो आपको अगेन ये वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे इन चीजों को आपको सम करना पड़ेगा, और टोटल जो क्लोज इंटीग्रेशन है ए डॉट डी एल इज इक्वल टू 6 पाई आ जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों जो 1 और 3 पार्ट है जीरो कंट्रीब्यूट करेंगे, 6 पाई आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब लाइन इंटीग्रल होने के बाद मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, जो कि हमारे पास सरफेस इंटीग्रल। ओके, सो सरफेस इंटीग्रल भी देख लेते हैं। सरफेस इंटीग्रल के पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही स्टार्ट करूंगा सरफेस इंटीग्रल। लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट, व्हिच इज सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एग्जांपल के थ्रू शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आपके पास है, आपके पास कोई ए वेक्टर गिवन है, 2x z x कैप प्लस x प्लस z y कैप प्लस y टाइम्स z स्क्वायर माइनस 3 z कैप। ये आपको ए वेक्टर गिवन है, एंड हमसे पूछा है फाइंड सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ a डॉट dA, वेयर आपको जो है सरफेस क्या गिवन है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। सो मैं सरफेस यहां ड्रॉ कर देता हूँ। सरफेस आपको गिवन है एक क्यूब। ओके, सरफेस आपको एक क्यूब गिवन है, मैं वो क्यूब बना देता हूँ। ओके, मैं वो क्यूब बना रहा हूँ। एक क्यूब आपको गिवन है जिसका साइड लेंथ जो है वो 2 है। साइड लेंथ कितना है 2, यानी कि उसका साइड 2 गिवन है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 8। ताकि वॉल्यूम का हमें काम नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि ये क्यूब आपको गिवन है। ड्राइंग पे ना जाए, ये सारे कोऑर्डिनेट होंगे इसके 2 2 एंड 2। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकालना है आपको इस गिवन सरफेस के, और वेक्टर क्या है, वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब आपको इसमें कितने सरफेस होंगे क्यूब में? क्यूब में 6 सरफेस है, सभी 6 सरफेस के अलोंग आपको निकालना है इसमें इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, उन सभी को ऐड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल, आपको अपना फाइनल मिल जाएगा सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड सबसे पहले मैं कोई एक सरफेस मुझे चूज करना होगा, तो लेट्स से मैं पहला सरफेस चूज करता हूं, जो कि है ये। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने कौन सा सरफेस चूज किया है? ये जो सबसे आउटसाइड मेरी तरफ है, ये आप लोगों की तरफ आ रहा है वो सरफेस। इस सरफेस का नाम क्या है? इस सरफेस पे x की वैल्यू कांस्टेंट है। पहले मैं बता दूं कि x क्या है। ये x एक्सिस है, y ये z। इस सरफेस पे x कांस्टेंट है, और वो x कांस्टेंट की वैल्यू है 2, x इक्वल टू 2। इस सरफेस का नाम, तो ये सरफेस का नाम है x इज इक्वल टू 2। इसके आगे हमें क्या करना है, इस पे dA कितना हो जाएगा, इस सरफेस का dA कितना हो जाएगा? x तो कांस्टेंट है ना, बट y और z वेरी करेंगे, सो dy dz। एंड डायरेक्शन क्या होगा इसका, क्योंकि dA इज अ वेक्टर। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको उस क्लोज्ड सरफेस के आउटसाइड आना है हमेशा। तो एक क्लोज सरफेस से आप आउटसाइड आएंगे, सरफेस से अगर आप आउटसाइड आते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आउटसाइड आने के लिए आपको x की डायरेक्शन में चलना होगा, आउटसाइड परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। सरफेस क्या हो गया, सरफेस आपका 1, क्योंकि मैंने शेडेड किया हुआ है, उस सरफेस से आप बाहर की तरफ आएंगे तो आप x कैप के अलग आएंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा x कैप।
फिर डी वेक्टर हो गया जो कि एक्स कैप की डायरेक्शन में है। तो आप देखेंगे ए डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ए डॉट डी ए क्या हो जाएगा सरफेस के लिए, वो हो जाएगा 2xz डी बाय डी जेड। ओके, सिर्फ ये टर्म बचेगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएगी। तो बट हमें पता है कि यहाँ पे हमारा एक्स जो है वो 2 फिक्स है। एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो 2x जो है हमारे पास 4 हो जाएगा। सो 4z डी बाय डी जेड, ये हमारे पास डॉट डी आ गया। अब मुझे आप बताइए इसमें y और z कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे। y जो है हमारा 0 टू 2 तक वेरी करेगा, एंड जो हमारा z है वो भी 0 टू 2 तक वेरी करेगा। दोनों की लिमिट आपको 0 टू 2 पुट करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा पहला जो सरफेस है उसके बात कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 2 ए डॉट डी ए कितना आ गया था आप देख लेते हैं अगेन, 4z डी बाय डी जेड, 4z डी बाय डी जेड, ये आ जाएगा 4z स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू 2 एंड डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो है लिमिट 0 टू 2, जैसे आ जाएगा 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2, ये हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा सरफेस में चूज करूंगा। इस डायग्राम को अगेन देखिए आप लोग, पहले मैं इरेज कर दूं फर्स्ट सरफेस को so that हमें कंफ्यूजन नहीं हो। फर्स्ट सरफेस इरेज हो गया है, ये सो दूसरा सरफेस में ड्रॉ करता हूँ। दूसरा सरफेस इसके जस्ट अपोजिट वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सरफेस ये रहा, इसके जस्ट अपोजिट पीछे की तरफ है ना। इस सरफेस में क्या फिक्स है, इस सरफेस में भी x फिक्स है और वो x है 0, ठीक है, x इक्वल टू 0। और इसके लिए dA कितना हो जाएगा, इसके लिए dA अगेन हो जाएगा, दूसरे सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम है x इज इक्वल टू 0, और इसके लिए dA हो जाएगा अगेन dy dz। बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्शन आप देखेंगे कि सरफेस से बाहर निकलना है, ये क्यूब से अगर आप बाहर निकलेंगे ना तो आप कुछ ऐसे जाएंगे, क्योंकि माइनस एक्स कैप डायरेक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा माइनस एक्स कैप, माइनस एक्स कैप। तो अगेन आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ए डॉट डी ए जो है वो मिल जाएगा आपको -4, नहीं -4, लेट मी इरेज दिस। आप प्रीवियस स्लाइड्स देख सकते हैं, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही मिल जाएगा, बट एक नेगेटिव साइन होगा, -2xz डी बाई डी जेड मिल जाएगा, -2xz डी बाई डी जेड, ये मिल जाएगा हमें। बट x तो 0 होता है ना, इसके लिए x 0 है, सरफेस का नाम ही x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल 0 आता है। सिमिलरली आप सभी सरफेस का इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक थर्ड सरफेस में अगर अज्यूम करूं, लेट मी इरेज दिस शेडेड एरिया फर्स्ट। तो थर्ड सरफेस लेट से मैं अज्यूम करता हूँ ये वाला सरफेस, जो सरफेस है ना साइड में, ये सरफेस को मैं थर्ड सरफेस बोल देता हूँ। तो ये सरफेस का नाम हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये सरफेस में y इक्वल टू 2 पुट करेंगे आप। इसके बाद आप नेक्स्ट सरफेस करेंगे, इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू 0, और इन दोनों के लिए जो एरिया एलिमेंट होगा वो हो जाएगा dx dz। यहाँ y कांस्टेंट है बट xz वेरी कर सकते हैं। और डायरेक्शन आप देखिए कि इस वाले सरफेस के लिए, ये वाले सरफेस के लिए डायरेक्शन हो जाएगा आउटसाइड, जो कि आपके पास हो जाएगा y कैप की डायरेक्शन में। और जो दूसरा वाला सरफेस है, इस सरफेस के लिए डायरेक्शन आप देखेंगे हो जाएगा -y कैप, अगर आप स्फीयर से सॉरी अगर आप क्यूब से बाहर निकलने की कोशिश करें परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो आपको डायरेक्शन इतना भी आ गया, डीए वेक्टर भी आ जाएगा। उस तरीके से आप करेंगे और सभी सरफेस का निकाल लेंगे आप। इसके बाद सरफेस ले लेंगे ये वाला, फिर आप ले लेंगे नीचे वाला, ये सभी सरफेस कैलकुलेट करने के बाद उन्हें अगर आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल क्लोज सरफेस इंटीग्रल मिल जाएगा। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकालना आ गया है। तो एक और एग्जांपल के थ्रू मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जांपल में क्या है कि आपको ए वेक्टर गिवन है जो कि है r स्क्वायर r कैप। क्वेश्चन आपको बता दिया है कि ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें आपको ए वेक्टर गिवन है r स्क्वायर r कैप, एंड आपको सरफेस गिवन है क्यूब, सरफेस इज अ क्यूब, क्यूब विद रेडियस और कितना रेडियस है, क्यूब का रेडियस है r, क्यूब का रेडियस है कैपिटल R।
और ये क्लोज्ड सरफेस के लिए आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी, सरफेस इंटीग्रल ये आपसे पूछा है। ओके, तो अगर जो आपका डीए हो जाएगा, यहाँ पे डीए हो जाएगा ये सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, ये डी हो जाएगा आपका, और डायरेक्शन इसकी हो जाएगी आर कैप, परपेंडिकुलर आउटसाइड द सरफेस इज आर कैप। एंड ये डीए जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोग देख लीजिए। वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे लाइक हमें पता है कि हम इसके लिए लिखेंगे आर स्क्वायर, आर इज कांस्टेंट, इस सरफेस में आर हमेशा कांस्टेंट है जो कि कैपिटल आर है, बट साइन सॉरी थीटा वेरी कर सकता है, तो साइन थीटा डी फाई आर कैप, ये हमारे पास डीए वेक्टर हो जाएगा इस सरफेस के लिए। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इस सरफेस का नाम है, आर इक्वल टू आर नेम ऑफ दिस सरफेस, एंड उसके लिए डीए वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो इतना कुछ पता होने के बाद आप लोगों को ए डॉट डीए निकालना है। तो ए डॉट डी कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ से देख के बताएं। ए डॉट डी ए गिवन है, डीए मैंने बता दिया, तो ए डॉट डी क्या हो जाएगा, ए डॉट डी हो जाएगा आर एस टू पावर 4, ये आर भी अगेन कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, तो आर एस टू पावर 4 साइन थीटा डी फाई, ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया ए डॉट डी। अब ए डॉट डी कैलकुलेट करने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, अब सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। और लिमिट क्या है, फाई की लिमिट 0 to 2 पाई वेरी करती है, थीटा की लिमिट 0 to पाई वेरी करती है फॉर अ कंप्लीट स्फीयर। यहाँ आप लिमिट लगा दे अगेन 0 to 2 पाई, 0 to पाई, तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा r raised to power 4 एज इट इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 to पाई जो है वो आपको मिल जाएगा, एंड थीटा का इंटीग्रेशन 0 to पाई जो है वो भी आपको मिल जाएगा। दो चीजें आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको सरफेस इंटीग्रल मिल जाएगा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको डायरेक्ट वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है क्लियर हो जाएगा। एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है जैम 2017 में, ये क्वेश्चन है जैम 2017 का, जैम 17 का मतलब है जैम 2017 का क्वेश्चन है। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल पे है, द इंटीग्रल ऑफ वेक्टर दिस, ये वेक्टर आपको गिवन है, यहाँ पे रो लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रो इज ट्रीटेड एज आर, ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आर है, उसको रो भी लिखते हैं बहुत से लोग, यहाँ पे रो लिखा है तो वो आर कैप के इक्वल ही है, आर के इक्वल ही है। तो आपको बोला है वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर अ सिलेंडर ऑफ हाइट एल एंड रेडियस आर नॉट, ठीक है, इसके अलोंग आपको वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है। तो मैंने बताया वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए आप v लिख दोगे और वेक्टर आपको गिवन है a, तो आप से डीटा का मल्टीप्लाई करें, डीटा इज वॉल्यूम एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, डीटा मैंने कितना बताया, डीटा होता है रो डी फाई डी जेड। ओके, हो जाता था हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने रो लिखा है, रो का मतलब आर ही होता है, ठीक है, यहाँ मैं रो लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी रो गिवन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है ये है हमारे पास 40 ओवर रो cos फाई रो कैप को मैं लिख सकता हूँ cos फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई वाई कैप। मैंने रो कैप को एक्स और वाई में कंपोनेंट कर दिया, उसके प्रोजेक्शन ले लिया और कंपोनेंट फॉर्म में मैंने लिख दिया है cos फाई एक्स कैप एंड साइन फाई वाई कैप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर इसको डीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ और डीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ ए डॉट डीटा और ए टाइम्स डीटा, यहाँ पे डीटा आ जाएगा, डीटा मतलब क्या, रो डी फाई डी जेड, ये मैंने डीटा लिखा है, ठीक है, दोनों तरफ मैंने डीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने डीटा की वैल्यू यहाँ से लिख दी है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है। अब तो आपके पास दो टर्म आ गए, उन्हें इंटीग्रेट कर देना और कुछ नहीं करना है। तो आपके पास पहला टर्म आ जाएगा 40 ओवर रो और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर,
तो cos स्क्वायर फाई यहाँ से आपके पास आ जाएगा रो डी फाई डी जेड एक्स कैप, ठीक है, ये रहा एक्स कैप। तो आप देखेंगे ये रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा। इस रो का लिमिट आपको कहां से कहां तक लगाना है, क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल आर नॉट, ठीक है, तो इसका लिमिट आपको लगाना है 0 टू कैपिटल आर नॉट। एंड फाई का लिमिट कहां से कहां तक आता है, ये अंडरस्टूड है, ये 0 टू 2 पाई आता है। ये मैंने इंटीग्रेशन यहाँ लगाया है, गलत है, बिकॉज हमारे पास cos फाई भी है, तो हमें यहाँ लगाना चाहिए इंटीग्रल, एंड वो इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू 2 पाई, एंड dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू l, उस क्वेश्चन में l गिवन है, ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। ये आप कर लेंगे और फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा, ये फर्स्ट टर्म। सिमिलरली आप सेकंड टर्म भी कैलकुलेट कर लेंगे, बट सेकंड टर्म में आपको बता दूं कि वो 0 आएगा, आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखें। फर्स्ट टर्म को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इनमें से कोई एक आंसर मिल जाएगा एज अ करेक्ट आंसर, और वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ये आप लोग खुद कैलकुलेट करें। करना क्या था ये मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम इंटीग्रल में। जैसे कि सरफेस इंटीग्रल में हम लोग क्या करते थे कि सरफेस डॉट दिए करते थे, बट वॉल्यूम इंटीग्रल में हमें डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना होता है, जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ ए टाइम्स डेटा किया है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, डेटा ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज किया है मैंने, और वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए आपको तीनों चीजों पे वेरी करना है, आर पे भी, फाई पे भी एंड जेड पे भी, ठीक है। आर और फाई, आर और जेड के लिए क्वेश्चन में लिमिट गिवन है, फाई के लिए अंडरस्टूड होता है 0 टू 2 ही लेना है अगर कंप्लीट सिलेंडर की बात कर रहा है। हाफ सिलेंडर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता जाएगा। आई थिंक इस क्वेश्चन से आप लोगों को वॉल्यूम इंटीग्रल भी समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड, सॉरी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन r स्क्वायर cos थीटा ओवर द रीजन, रीजन में गिवन है r0 टू 2, जो थीटा है आपका वो 0 टू पाई बाय 3 है, एंड फाई जो है आपका 0 टू 2 पाई है। तो इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल f डी टाउ, आपका ये क्या है, r फाई r थीटा फाई गिवन है, इसका मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डेटा जो होता है वो होता है r स्क्वायर डी आर, रीराइट दिस, डेटा जो होता है आपका वो होता है r स्क्वायर डी आर साइन थीटा, दिस इज साइन, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट हो जाता है डी टाउ, और f आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको f की जगह वैल्यू पुट करनी है r स्क्वायर cos थीटा, एंड डीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है विच इज r स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देना है, क्वेश्चन में लिमिट्स भी गिवन है, r की वैल्यू 0 टू 2 जाएगी, थीटा की 0 टू पाई बाय 3, पाई की 0 टू 2 पाई, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों को अब क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो फर्स्ट टर्म में लिख देता हूँ r रेज़ टू पावर 4 dr, r स्क्वायर बल्कि r रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, dr मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा डी थीटा, साइन थीटा ये रहा, cos थीटा ये रहा, और डी थीटा ये रहा, एंड उसके बाद हमारे पास बच जाएगा डी फाई। तो डी फाई का लिमिट 0 टू 2 पाई, r का लिमिट जो है हमारे पास 0 टू 2 क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, थीटा का लिमिट 0 टू पाई बाय 3, फिर रेस्पेक्टिवली हम इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट पुट कर देंगे 0 टू 2, ठीक है। यहाँ भी इंटीग्रेट करके 0 टू 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 3 लिमिट पुट कर देंगे, और इसका तो डायरेक्टली 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना आप लोगों को आता ही है, सो इंटीग्रेट करके ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको वॉल्यूम इंटीग्रल भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इजी ही आते हैं, बेसिकली मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जस्ट आप लोगों को इंटीग्रेट करना आना चाहिए, जस्ट आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को क्या पता होना चाहिए वो मैंने वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ एक्सेप्शनल चीजें जो पूछी जाती है, जिनमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी होगा, वो चीजें आप लोगों को मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। So, dear students, you can subscribe to Technical for IIT JAM, CSIR and UGC exams study material prepared by India's top experienced faculties. You can also download Eduncle's mobile application
More than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you so much.